नमस्कार। ऋषिगंगा नदी से जो तबाही 7 फरवरी को मची और जिसमें 2 पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गए, पहली बार उसकी ग्राउंड रिपोर्ट जिस जगह से इस तबाही की शुरुआत हुई एनडीटीवी इंडिया पर हम लेकर आ रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें उन जगहों की। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें ये जगह दरअसल है कहां। आपको पहली तस्वीर हम दिखाते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की, जहां कई बड़े पर्वत हैं, नंदा देवी, ब्रिकथूनी, त्रिशूल, नंदा घुंटी, दूनागिरी। यहां ऋषिगंगा नदी का जो आप नीली लकीर देख रहे हैं ऊपर की ओर, जहां लकीर खत्म हो रही है, वहीं से शुरुआत हुई इस पूरी त्रासदी की। अब आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से वो जो ग्लेशियर है, ये आप देख रहे हैं 6 फरवरी की तस्वीर में वो ग्लेशियर ठीक है, ये जगह रौंठी ग्लेशियर इसको बोलते हैं, उसके करीब है। ये रॉक फेस टूटा 8 फरवरी को। आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर सिर्फ और सिर्फ चट्टान दिखाई दे रही है। इसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, यही बात बहुत क्लियर तरीके से बताने के लिए। ये रौंठी पीक है, 6 फरवरी की ये तस्वीरें हैं और यहीं से ये पूरा का पूरा मलबा और जो बर्फ का पूरा टुकड़ा है वो नीचे गिरा है। अगली तस्वीर में और साफ होगा, ये 6 फरवरी की तस्वीर है। अगली तस्वीर में 8 फरवरी की साफ पता लग रहा है कि ये मलबा नीचे गिरा। हम आपको बताएंगे ये मलबा कहां गया। इसके बाद अगली तस्वीर आप देखिए, उसमें अब ये तस्वीर उस जगह की, जो मलबा गिरा है ये इस जगह पर आया है। रौंठी गाड़ जो आप देख रहे हैं, रौंठी पीक से जितना भी मलबा आया वो सारा यहां रौंठी गाड़ में आया और दूसरी तरफ से ऋषिगंगा आती है। ऋषिगंगा नदी और रौंठी गाड़ का ये संगम है। इस संगम पर रौंठी गाड़ से आए मलबे ने ऋषिगंगा को रोक दिया। आप देख सकते हैं अब भी ऋषिगंगा के आगे भारी मलबा है, नदी उसके पीछे रुकी हुई है, एक झील की शक्ल में इस वक्त है। और यही इस वक्त एक चिंता की बात है कि ऋषिगंगा नदी रुकी हुई है, उसका जरा भी पानी आगे नहीं आ रहा है, जो भी पानी है वो रौंठी गाड़ से आ रहा है। एक बार फिर अगली तस्वीर में हम आपको दिखाते हैं, ये तस्वीर जो है ऋषिगंगा पर आप देख सकते हैं, झील जिस जगह पर एरो है वहां एक बहुत हल्का सा हरा पानी आपको दिख रहा होगा, वहां पर ऋषिगंगा नदी रुकी हुई है। एक झील की शक्ल में वो पानी इकट्ठा वहां पर होता जा रहा है और उसके आगे आप देख सकते हैं बहुत भारी मात्रा में मलबा है। ये मलबा वही है जो ऊपर से गिरा था 5600 मीटर की हाइट से, जो पूरा बर्फ और उसके साथ में चट्टानें गिरी थी। वो जो मलबा साथ में आया उसने ऋषिगंगा नदी का पानी यहां पर इस तरह से रोक दिया। आप देख सकते हैं कितना बड़े पैमाने पर मलबा यहां अब भी जमा हुआ है। तो इसके अलावा एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये वो तस्वीर है जिसमें साफ पता लग रहा है कि इस झील को यहां से कंट्रोल रिलीज करना जरूरी है। इस सब को यहां तक हमारे तक पहुंचाया डॉक्टर नरेश राणा ने, जो जियोलॉजिस्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी गढ़वाल विश्वविद्यालय में और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत एक प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। वो सबसे पहले इस इलाके में गए, उनकी रिपोर्ट देखिए स्पॉट से। अभी मैं यहाँ पे जो रौंठी स्ट्रीम है और जो ऋषिगंगा स्ट्रीम है उसके कॉन्फ्लुएंस के लगभग जस्ट ऊपर मैं यहाँ पे गांव वालों की हेल्प से यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो फ्लड आया है वो बेसिकली ये क्लियर होता है यहाँ से कि फ्लड जो है वो रौंठी स्ट्रीम से ही आया है। और जैसा कि अभी ये लोग मुझे हेल्प कर रहे थे दिखाने में कि ऊपर जो जहाँ से ये चंक कह रहे हैं कि कोई लैंडस्लाइड हुआ है, वो ऊपर वो चंक यहाँ से ये लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने उस एरिया को पहले देखा था। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं अभी कहना चाहता हूँ और जो बहुत सीरियस बात है वो ये है कि जो ये फ्लड आया था, उस फ्लड ने यहाँ पे एक टेम्परेरी डैमिंग की थी और उस टेम्परेरी डैमिंग की वजह से जो ये ऋषिगंगा है, जो मेन स्ट्रीम है, वो ऋषिगंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषिगंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है। और उसमें यहाँ से मैं क्लियर देख सकता हूँ कि यहाँ से आप अगर उसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक ब्लू कलर की लेक दिख रही है। तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफ़ी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा और अभी क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है तो काफ़ी पीछे तक शायद गया होगा। मुझे इसके साइज़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि यहाँ से ये पूरी तरह से नहीं दिख पा रहा है। लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से अभी ये जो ऋषिगंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है और इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। तो इसको जो रेस्क्यू काम नीचे हो रहा है वो रेस्क्यू काम इससे प्रभावित भी हो सकता है और जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनको इससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि ये जो सूचना है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे और वो लोग यहाँ का एक इमीडिएट हेली सर्वे करें ताकि इस लेक का जो साइज़ है वो साइज़ वो करेक्ट साइज़ जो है इस लेक का वो निर्धारित करने की कोशिश करें, वो देखने की कोशिश करें कि कितनी बड़ी ये लेक है। कल हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी बहुत देर हो चुकी है, कल हम कोशिश करेंगे कि हम इस रास्ते थोड़ा और आगे जाके उस लेक को फिजिकली देखने की कोशिश करेंगे कि वो कितनी बड़ी लेक है, ताकि उसके साइज़ के बारे में और उसका जो डिजास्टर उससे क्रिएट हो सकता है उसके बारे में हमें थोड़ा कुछ आइडिया हो सके।
तो ये आपने मौके से ग्राउंड रिपोर्ट देखी जिस जगह पर ऋषिगंगा नदी और रौंठी गाड़ का संगम है। ये दोनों नदियां यहां मिलती थी और आगे बढ़ती थी। यहीं पर रौंठी गाड़ ने ये ऋषिगंगा का पानी अब रोक दिया है। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर नवीन जुयाल हैं, जाने माने भूगर्भ शास्त्री, और प्रोफेसर वाईपी सुंदरियाल हैं जो एचओडी हैं जियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के। सबसे पहले सुंदरियाल साहब, ये जो तस्वीरें आई हैं, आपके ही स्टूडेंट हैं डॉक्टर नरेश राणा, उन्होंने भेजी हैं। ये तस्वीरें क्या बता रही हैं? हमें कितनी चिंता करनी चाहिए या हमारे को अब चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें पता लग गया है कि समस्या कहां है? सुशील जी, कल नरेश ने जो है ये तस्वीरें हमको भेजी थी और हम लोगों ने पहला अपना कर्तव्य ये समझा कि हम प्रशासन को इसके बारे में सूचित करें। नरेश ने सबसे पहले एसडीएम जोशीमठ को इसके बारे में बताया और उसके बाद उसने डॉक्टर जुयाल को और मुझे भी बताया। तो मैंने भी जो है एसडीएम से बात करी और एसडीएम ने कहा कि ये जो सारा घटनाक्रम है वो मेरी जानकारी में आ गया है और हम जो है आईटीबीपी की टीम को भेज रहे हैं इसको ड्रिल करने के लिए। फिर मैंने अपनी कुलपति प्रोफेसर नौटियाल को भी ये बताया क्योंकि ये जरूरी था कि हम उनके संज्ञान में इस बात को लाएं, लेकिन हमने ये कोशिश करी कि लोगों में पैनिक न पहुंचे और ये पहले जो है इसमें कोई रेस्क्यू वाले जो लोग हैं, जैसे नरेश बता रहा था कि सबसे ज्यादा हमें इस बात का खतरा था कि जो लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं धौलीगंगा में, उनकी जान पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जैसे नरेश बता रहा है, आप देखेंगे अगर तो रौंठी गाड़ जो है उसने अपने मलबे को कितनी गहराई से काटा है और ये जो रौंठी गाड़ है इसी के लाए गए हुए सेडिमेंट से जो ऋषिगंगा है वो ब्लॉक हुई है। अब ऋषिगंगा का कैचमेंट काफी बड़ा है रौंठी गाड़ की तुलना में, और जो लैंडस्लाइड दिखती है, लैंडस्लाइड भी जो है वो जैसे भी नरेश बता रहा था वो रौंठी घाट के साइड से ही जो है लैंडस्लाइड हुई है। हम पहले से भी इस बात को कह रहे थे कि ग्लेशियर टूटा होगा, हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं, लेकिन जब मलबा आया तो मलबे के लिए, लैंडस्लाइड के लिए आपको पानी चाहिए, तो वो पानी, बारिश तो हो नहीं रही थी। तो अब अभी भी हमें मानते हैं कि ऊपर अभी जाने, अभी उसकी ग्राउंड ट्रूथिंग करनी जरूरी है। हो सकता है कि कोई छोटी ग्लेशियर लेक टूटी हो, उससे लैंडस्लाइड हुई और उससे सारा डिवास्टेशन हुआ हो, लेकिन हुआ क्या कि 7 तारीख को जिस दिन घटना घटी उस दिन जो है जो भी सेडिमेंट आया वो बाईपास हो गया और उसके बाद जो है रौंठी गाड़ ने सारा मलबा जो है वो ऋषिगंगा के मुहाने पे, जहां पर उनका कॉन्फ्लुएंस है, जहां उनको संगम कह सकते हैं दोनों नदियों का, उस संगम पे जो है लगभग 25 से 30 मीटर, अगर मेरा आकलन बहुत गलत नहीं होगा तो कम से कम 20 से लेकर 30 मीटर के बीच इसकी ऊंचाई होनी है। और उसकी लंबाई कितनी है ये हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि जो फोटोग्राफ उन्होंने हमको भेजी और जो वीडियो आपने दिखाया उसमें हम उसका लंबाई का पता नहीं चल सकते। लेकिन हमने 2 काम किए। हमने सबसे पहले प्रशासन को सूचित किया, एसडीएम को फोन पे भी बात की, उनको जो है व्हाट्सएप भी किया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चमोली को भी हमने कल रात को मैंने व्हाट्सएप किया था और हमने उनके संज्ञान में ये सारी बात हम लाए थे। हम चाहते थे कि पहला काम ये हो कि प्रशासन सतर्क हो जाए, जान माल का नुकसान न हो। और आज सुबह भी सबसे पहले एसडीएम से जब मैंने बात करी तो उन्होंने मुझे ये मेरी जानकारी में लाए कि नहीं, आज हम जो है उस झील को का पानी ड्रेन आउट कराने की कोशिश कर रहे हैं और हम आईटीबीपी के लोगों को भेज रहे हैं। जी, प्रोफेसर वाईपी सुंदरियाल आप बने रहे हमारे साथ। एक बार डॉक्टर नरेश राणा ने जो रिपोर्ट भेजी एक बार फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ग्राउंड से रिपोर्ट है, पहली रिपोर्ट है जो पूरी चीज को बड़े वैज्ञानिक तरीके से बता रही है। उसके बाद मैं डॉक्टर नवीन जुयाल के पास आऊंगा। यहाँ पे जो रौंठी स्ट्रीम है और जो ऋषिगंगा स्ट्रीम है उसके कॉन्फ्लुएंस के लगभग जस्ट ऊपर मैं यहाँ पे गांव वालों की हेल्प से यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो फ्लड आया है वो बेसिकली ये क्लियर होता है यहाँ से कि फ्लड जो है वो रौंठी स्ट्रीम से ही आया है। और जैसा कि अभी ये लोग मुझे हेल्प कर रहे थे दिखाने में कि ऊपर जो जहाँ से ये चंक कह रहे हैं कि कोई लैंडस्लाइड हुआ है, वो ऊपर वो चंक यहाँ से ये लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने उस एरिया को पहले देखा था। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं अभी कहना चाहता हूँ और जो बहुत सीरियस बात है वो ये है कि जो ये फ्लड आया था, उस फ्लड ने यहाँ पे एक टेम्परेरी डैमिंग की थी और उस टेम्परेरी डैमिंग की वजह से जो ये ऋषिगंगा है, जो मेन स्ट्रीम है, वो ऋषिगंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषिगंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है। और उसमें यहाँ से मैं क्लियर देख सकता हूँ कि यहाँ से
आप अगर उसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से भी ब्लू कलर की लेक दिख रही है। तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफ़ी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा, और अभी क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है तो काफ़ी पीछे तक शायद गया होगा। मुझे इसके साइज़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि यहाँ से ये पूरी तरह से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से अभी ये जो ऋषि गंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है, और इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। तो इसको जो रेस्क्यू काम नीचे हो रहा है वो रेस्क्यू काम इससे प्रभावित भी हो सकता है, और जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनको इससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि ये जो सूचना है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे और वो लोग यहाँ का एक इमीडिएट हेली सर्वे करें, ताकि इस लेक का जो साइज है वो साइज वो करेक्ट साइज जो है इस लेक का वो निर्धारित करने की कोशिश करें, वो देखने की कोशिश करें कि कितनी बड़ी ये लेक है। कल हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी बहुत देर हो चुकी है, कल हम कोशिश करेंगे कि हम इस रास्ते थोड़ा और आगे जाके उस लेक को फिजिकली देखने की कोशिश करेंगे कि वो कितनी बड़ी लेक है, ताकि उसके साइज़ के बारे में और उसका जो डिजास्टर उससे क्रिएट हो सकता है उसके बारे में हमें थोड़ा कुछ आइडिया हो सके। अभी मैं तो स्पॉट से पहली रिपोर्ट आपने देखी जियोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश राणा ने, और उन्होंने बड़े ही संवेदनशील तरीके से इसको बताया है, सनसनीखेज तरीके से बिल्कुल नहीं। पहली सबसे जिम्मेदारी का काम यह है कि प्रशासन को इसकी रिपोर्ट समय पर दे दी गई है, ताकि इस ऋषिगंगा नदी से जो झील बन रही है समय रहते उसे कंट्रोल तरीके से उसका पानी निकाला जा सके। मेरे साथ डॉक्टर नवीन जुयाल भी हैं। डॉक्टर जुयाल, आप इस पूरे इलाके में काम कर चुके हैं, और जो डॉक्टर राणा हैं आप उनसे भी लगातार कोऑर्डिनेट करते रहे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में भी। ये जो झील बन रही है इसके पीछे 7 तारीख से बन रही होगी, कितनी बड़ी ये झील होगी, क्या खतरे होते हैं इस तरह की झीलों के, और इस पूरे इलाके में इस तरह की जो घटनाएं हैं ये और कितनी हो सकती हैं, कितनी आशंका है इस तरह की घटनाओं के और ज्यादा होने की? आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जब इस तरह की घटना घटित होती है इस तरह के क्षेत्र विशेष में, तो अमूमन एक बेसिक इंस्टिंक्ट ये होती है कि हमें उसकी स्पॉट का सर्वे करना चाहिए था, और हमारे पास हेलीज भी हैं, हमारे पास सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग की डेटा भी है, लेकिन हो सकता है कि उस टाइम सैटेलाइट का क्रॉसओवर टाइम ना रहा हो, जो भी बातें हो, लेकिन हेली के सर्वे जरूर रहे होंगे। मुझे आश्चर्य हो रहा है जब ये घटना घटित हुई और हमको, सुंदरयाल जी को और नरेश को ये डिसीजन लेना पड़ा 7 तारीख के बाद कि हमको स्पॉट पे जाना है, क्योंकि वहां पे डेफिनेटली हम ये इंट्यूटिवली समझने की कोशिश, हमारा इंट्यूशन था कि इतना जो मलबा इस स्ट्रीम से आया है, और विंटर का टाइम है, ऋषि गंगा का डिस्चार्ज कम है, और अगर वहां पे मलबा है डेफिनेटली कुछ ना कुछ पार्ट उसका इस नदी में पड़ा होगा। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि 20 से 30 मीटर ऊंचाई पे मलबा की हाइट का मलबा होगा, पर हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस बनते हैं। जो हम इसको सोच पा रहे हैं, और सारे वैज्ञानिक आजकल वो दौड़ रहे हैं उस तरफ में, और सब अपने अपने इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, पर कोई हम ये क्यों नहीं कर पाए कि हम स्पॉट में क्या हो रहा वो उसको देखें। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसकी जानकारी 9 तारीख को जो अधिकारी हैं वहां पे जो बांधों में काम करते हैं उनको थी, उनके पास पिक्चर्स भी है, उनका हेली सर्वे भी हो चुका था। तो ये डिसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों नहीं होती है कि भाई वहां पे बांध बना हुआ है? हमको तो ये जानकारी कल मिली जब नरेश बाई फुट अपनी जान को जोखिम में रख के वहां तक पहुंचता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि डिजास्टर मिटिगेशन में सबसे पहला काम होता है कि संवेदनशील तरीके से जिम्मेदारी के साथ इंफॉर्मेशन को डिसमिट करें। जिससे अभी मैं जो एक टीवी चैनल में देख रहा था, जिस दिन की आपाधापी चल रही है और तपोवन में लोगों को दौड़ाया भगाया जा रहा है कि बाहर निकली, ये होने वाला वो होने वाला है, ये गलत बात है। इसलिए इस तरह की घटना जो आप कह रहे हैं यहाँ पे होती रहती है, डेफिनेटली होती रहती है। मानिए ये घटना अगर अभी तो बैरिकेड बना हुआ है, पानी की कितनी गहराई है वो तो हम इस बांध से थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं कि 20-30 मीटर का गहरा डैम के पास होगा, पर जैसे आप अपस्ट्रीम की तरफ जाएंगे उसकी गहराई कम होगी, लेकिन कितने दूर तक गया होगा इसका अभी तक हमें आकलन नहीं है। ये ऐसा क्यों? और जहां तक इसके बस्ट होने की बात है, मुझे नहीं लगता कि ये कैटास्ट्रोफिकली बस्ट करेगा, क्योंकि जिस दिन का सेडिमेंट वहां बैठा हुआ है और जिस दिन का डिस्चार्ज पीछे है, ये काफी स्लोली यूज करेगा। पर फिर भी मैं कहूंगा कि समर आने वाला है, हमें इसके ओपनिंग को बहुत ही रेगुलेटेड ढंग से खोलना चाहिए, जो भी हमारे तरीके होंगे। पर पैनिक एकदम नहीं होना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत बड़ा डिजास्टर इन द ऑफिंग है, नीचे एकदम तबाही मच जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जहां तक मेरा इसका अनुमान है। तो मैं
मैं ये और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो थोड़ा सा वरीसम है, क्या ये यहीं पे बंद हुआ कि कहीं और भी लोकेशन अपस्ट्रीम में जो कि ऑब्स्ट्रक्ट हुए होंगे, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इसका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। जी, एक सवाल मैं आप दोनों से संक्षेप में पूछूंगा कि इस तरह की जो बड़ी परियोजनाएं हैं जो ठीक हिमालय में इस तरह के अपर हिमालय में बनी हुई हैं, कितना खतरा है इस तरह की घटनाओं से उनको, और क्या विज्ञान क्या कहता है? अगर आप ये मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं कहूंगा कि हम इस बात के पूरी तरह से उसमें हैं कि इस क्षेत्र विशेष में इस ढंग का नदियों में ऑब्स्ट्रक्शन करना हमारे लिए खतरे की घंटी है। मैं आपको इसी घाटी में बता सकता हूं कि मैं, प्रोफेसर सुंदरियाल, प्रोफेसर सत्य, नरेश राणा, हम लोग इस इलाके में घूम रहे थे। 2-3 जगह ऐसी हैं जहां पे इस ढंग की घटनाएं घटित हुई हैं। एक तो 2002-2003 में ये आपके सुरई ठोटा एक जगह पड़ती है, धौली गंगा, उसके आगे दिन में इसी ढंग का विंटर में एक ब्लॉक हुआ था जो कि लेक से टूट के गिरा था, वहां पे हुआ है। इसके अलावा धौली गंगा में मल्टीपल लोकेशन ऐसी है जहां पे पुराने टाइम में हुए अवरोधों के अवशेष पड़े हुए हैं। जब हम जानते हैं कि इस नदी का व्यवहार इस ढंग का है तो हम इसको एडिशनली इस ढंग के बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स क्यों बना रहे हैं इसके साथ में? तो मेरा तो ये मानना है, हर हिमालय में, उच्च हिमालय में किसी तरह से इस ढंग की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जो मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे छोटा सा ट्रिगर चाहिए होता है, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स बैठे हुए हैं, उससे बहुत भयानक मोबिलाइजेशन हो सकता है। तो जितने भी प्रोजेक्ट, चाहे वो धौली में हो, चाहे अलकनंदा में हो, चाहे भागीरथी में हो, चाहे काली में हो, चाहे गौरी में हो, उनको इंटरटेन हमको नहीं करना चाहिए अगर हमको नीचे के इलाकों को सुरक्षित करना है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। प्रोफेसर सुंदरियाल, आपका इस पर क्या कहना है? हाँ, जैसे डॉक्टर नवीन ने बोला, मैं भी बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि मैं विशेषकर उच्च हिमालय, जिसको हम हायर हिमालय बोलते हैं, हायर हिमालय बहुत ही संवेदनशील है। चाहे डायनामिकली इंड्यूस्ड डिजास्टर हो अर्थात भूकंप, या चाहे क्लाइमेटिकली इंड्यूस्ड डिजास्टर हो। और अगर मैं ज़्यादा नहीं, पिछले 22 साल का मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि 1998 में ये क्लाउड बस्ट और डैमिंग हुई मधमेश्वर रिवर की और काली रिवर की। उसके बाद 2001 में ब्यूंग फाटा में जो है फिर ट्रेजेडी हुई, उसमें 27 लोग मारे गए। मधमेश्वर वाला जब हुआ था 107 लोग जो है वो मंदाकिनी घाटी में मारे गए। 2012 में फिर जो है क्लाउड बस्ट होता है और चुन्नी और मंगोली गांव उखीमठ में पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। उसके बाद जो है 2013 की घटना आप सब ने देखी है, और 2013 की घटना जो थी वो हमारे लिए एक अलार्मिंग थी, क्योंकि जितने भी डाउन स्ट्रीम में केदारनाथ से नीचे हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहे थे, वो हाइड्रो प्रोजेक्ट बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। और जो हमारा ये श्रीनगर का डैम था, इस श्रीनगर के डैम की वजह से जिस विश्वविद्यालय में मैं हूं, हमारा पूरा चौरास कैंपस जो है उसको डैमेज इस हाइड्रो प्रोजेक्ट ने किया। तो उच्च हिमालय तो बहुत संवेदनशील है, और बार बार हम इस बात को कहते आए हैं, क्योंकि जैसा अभी डॉक्टर जुयाल ने बताया कि वहां पे लूज सेडिमेंट अवसाद बहुत अधिक है, क्योंकि वहां पे जो भी भू आकृतियां हैं वो भू आकृतियां हिमनद के द्वारा बनाई गई हैं, ग्लेशियर्स के द्वारा बनाई गई हैं, और ग्लेशियर जब पीछे हटता है तो मलबे को वहीं पे छोड़ के चले जाता है। 2013 में क्या हुआ? 2013 में लोगों ने कहा कि चोराबाड़ी जो लेक है उसके फटने से सब कुछ हुआ, लेकिन थोड़ा सा हमारा इससे डिफरेंट ओपिनियन था। वो ओपिनियन इसलिए था कि चोराबाड़ी लेक फटी, लेकिन उसमें उस दिन पानी का स्तर 1 मीटर से अधिक नहीं था। वहां सबसे बड़ी बात यह थी कि 72 आवर्स तक कंटिन्यू बारिश हुई, उसने पानी दिया, और उसके बाद सेडिमेंट जो मोबिलाइज हुआ उसने बड़े बड़े बोल्डर्स को मोबिलाइज कर दिया। और यही बात जो सोशल मीडिया पे अभी कुछ दिनों पहले वीडियो चल रहे थे इस घटना के, जो 7 तारीख को घटी है, उसमें आपने देखा होगा बोल्डर सब आ रहे थे। तो सेडिमेंट का कंसंट्रेशन जब पानी में बहुत अधिक होता है तो, और ये सेडिमेंट हायर हिमालय में बहुत अधिक है, इसकी संवेदनशीलता को हमको बहुत अच्छी तरह समझना होगा। जी, शुक्रिया प्रोफेसर सुंदरियाल, डॉक्टर नवीन जुयाल, इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त तपोवन में हैं और हमारे साथ हैं। अक्षय, जो हमने जानकारी दी, क्या प्रशासन कुछ अपनी तरफ से कदम उठा रहा है इस ऋषिगंगा नदी से बनी हुई झील के कंट्रोल रिलीज के लिए? देखिए, जैसे कि अभी वैज्ञानिक बता रहे हैं और पूरी
स्टडी चल रही है, इसके ऊपर कई सारे न सिर्फ वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स का बल्कि लोकल लोगों के भी कई सारे इस पर मत है। जैसे कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर रैनी गांव के लोगों से, जहाँ पर बिल्कुल ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट था जो सबसे पहले इम्पैक्टेड हुआ, वहाँ के लोग हमेशा से ये कह रहे थे कि काफी एक अंधाधुंध तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, काफी अंधाधुंध तरीके से यहाँ पर जो चाहे वो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट हो, तो उनके मन में कहीं ना कहीं रिजर्वेशन इन सभी चीजों को लेकर थे। और जैसे कि एक्सपर्ट बता रहे हैं, जो ग्लेशियल रिट्रीट की बात हो रही है, जब ग्लेशियर पीछे हटने की बात हो रही है और सेडिमेंट छोड़ने की बात, तो जाहिर तौर पर वहां पर एक स्टडी तो हो ही रही है। डीआरडीओ के साइंटिस्ट वगैरह काफी ज्यादा एरियल सर्विस कर रहे हैं वहां पर, ये जानने के लिए कि क्या दोबारा ऐसी घटना घट सकती है, क्या क्यों हुआ, ये ग्लेशियर टूट के क्यों गिरा और अभी ही क्यों गिरा। तो ये सारी की सारी चीजें अभी तो जांच का विषय है ही, लेकिन जाहिर तौर पर अगर आप इस पूरे के पूरे इलाके में जाए तो आप देख सकते हैं कि न सिर्फ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बल्कि रोड बनाने की, अगर रोड या फिर चौड़े करने की भी अगर प्रोजेक्ट है, वो भी काफी बड़े स्तर पर हो रहे हैं। जगह जगह पर पहाड़ काटे जा रहे हैं, जगह जगह पर रोड निकाले जा रहे हैं। उससे लैंडस्लाइड की जो घटनाएं है, लोकल्स की अगर बात माने तो वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अगर एक पूरी तरीके से स्टडी कर रोड काटे जाए या फिर प्रोजेक्ट बनाया जाए तो वो अलग बात रहती है, लेकिन कई बार कायदे नियमों को ताक पर रखकर भी ऐसे प्रोजेक्ट आगे चल रहे हैं। जी शुक्रिया अक्षय। और दोनों वैज्ञानिकों की बात हमने सुनी। इस पूरे मामले में एक सीख मिलती है कि हिमालय बहुत संवेदनशील है, उसके साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं। नदियों की प्रकृति, हिमालय का मिजाज समझना बहुत जरूरी है। हिमालयी नदियों पर अगर आप कुछ बनाते हैं, उच्च हिमालय में अगर आप कुछ बनाते हैं, और वैज्ञानिकों को सुनना, उनकी निष्पक्ष राय को सुनना और उन पर दबाव न बनाना बहुत जरूरी है।